अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त अगर हम बात करें मुल्क अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का 2/3 हिस्सा सैलाबी पानी में डूब चुका है। 160 डिस्ट्रिक्ट में से 110 डिस्ट्रिक्ट में पानी की सूरत हाल सैलाबी सूरत हाल है। अब तक जो जानी नुकसान हुआ है वो तकरीबन 1000 के करीब है। 3 करोड़ के करीब लोग इस वक्त बेघर हो गए। और ये जो तमाम चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, ये तो अभी इंतहाई इब्तिदाई एक अंदाजे हैं, और उसके बाद जब ये पानी उतरेगा तो असल सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं वो सूरत हाल हमारे सामने होगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे सवालात जो हमारे जहनों में उठ रहे हैं NDMA के हवाले से, हुकूमत के रिलीफ वर्क के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के मिनिस्ट्री के हवाले से, अरेंजमेंट के हवाले से, अपनी तैयारियों के हवाले से, उनके जवाबात हमें नहीं मिल रहे। मैं आज के पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करा देती हूँ और उसके बाद हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। वो सवाल भी आपके सामने लेकर आऊँगी जो आज हम अपने प्रोग्राम में उठाए हैं। लेकिन उससे पहले एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें कि सैलाब ज़दगान के मुतासरीन के लिए जो डॉन न्यूज़ का प्लेटफॉर्म है, वहाँ से इमदाद की जा रही है। और उस इमदाद के लिए जो अकाउंट नंबर, इमदादी रकम के लिए या डोनेशंस के लिए जो अकाउंट नंबर है वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन टेलीविज़न स्क्रीन्स पर आपके वो फ्लैश होगा, और दिल खोल कर इमदाद दीजिए इस यकीन दहानी के साथ और इस एतमाद और इस एतबार के साथ कि आपकी दी हुई रकम असल हकदार तक ज़रूर पहुँचेगी। आज के जो पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ कराती हूँ, फिर हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड असगर नवाज साहब, जो कि फॉर्मर चेयरमैन NDMA हैं, महर साहिबजाद खान DG पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और ज़फ़र अब्बास साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं JDC के, फिलंथ्रोपिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम प्रोग्राम का बहुत शुक्रिया आप तमाम शख्सियात का आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होने का। वो 5 सवाल जो हमें उनके जवाब ढूंढने की आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1, NDMA जैसे इदारों के बावजूद ऐसे सानेहात से निपटने के लिए हम पहले से तैयार क्यों नहीं होते? सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए किन अशिया की फौरी ज़रूरत है? आम तासुर यह है कि हुकूमत हो या फलाही तंजीमों को दी जाने वाली इमदाद मुतासर अफराद तक नहीं पहुँच पाती। आम आदमी का एतमाद कैसे बहाल हो और इस अमल को शफाफ कैसे बनाया जाए? सवाल नंबर 4, जलजला, सैलाब, साने मरी हो या कोरोना वबा, हर साने के बाद NDMA की कारकर्दगी पर सवालात उठाए जाते हैं। जिम्मेदारान का तायुन क्यों नहीं हो सका? सवाल नंबर 5, सैलाब, बारिशों की वार्निंग और माहौलियाती तब्दीलियों के मंडलाते खतरात से वाकिफ होने के बावजूद पेशगी इक़दामात ना उठाए गए और ना ही सयाहती मुकामात पर सयाहों को जाने से रोका गया। इसकी क्या वजह है? हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ जो मेजर रिटायर्ड असगर नवाज साहब जो कि फॉर्मर चेयरमैन NDMA हैं, और पहला सवाल भी उन्हीं से है। जनरल साहब, ज़रा मुझे बताइएगा कि आप खुद चेयरमैन रह चुके हैं, ये जब हमेशा हम बात करते हैं कि PDMA का इदारा, NDMA का इदारा जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में बना था, आज उसको तकरीबन कमोबेश 20 साल का अरसा तो गुजर ही गया। ये अरबों रुपए के फंड्स भी जाते हैं, लेकिन किसी साने पे हमने नहीं देखा कि उनकी पहले से कोई तैयारी होती है या ऐसे सानियात से निपटने के लिए वो तैयार होते हैं, और फिर उनके ऊपर इल्ज़ामात भी लगते हैं। तमाम जितना भी रिलीफ वर्क है, कोरोना से लेकर सैलाब का भी, अर्थक्वेक का भी, जिम्मेदारों का तायुन भी नहीं होता। आखिर मामलात क्या है NDMA के साथ? सर थैंक यू नादिया। देखिए, इसमें कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। NDMA एक ऐसा इदारा है जो कि जिसका मेन काम है कि वो कोऑर्डिनेशन करे, कॉन्टीजेंसी प्लान बनाए और तमाम रिसोर्सेज को राइट टाइम और राइट वक्त के ऊपर जो है वो वहाँ पे पहुँचाने का जिम्मेदार है, तमाम इदारों को मुतहर्रिक करने का जिम्मेदार है। और ये जो फ्लड, इस किस्म की जो सिचुएशन होती है, इसमें बहुत सारे इदारे इन्वॉल्व होते हैं। जो रिवराइन फ्लड होते हैं, इनकी मैनेजमेंट के लिए फेडरल फ्लड कमीशन है, उसके बाद जो प्रोविंशियल इरिगेशन डिपार्टमेंट्स हैं। जो अर्बन फ्लड्स होते हैं शहरों के अंदर, जिस तरह हमने कराची में ये हालिया बारिशों के बाद फ्लड देखा, इसमें म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और जो सिटी गवर्नमेंट्स होते हैं उनका रोल होता है। और फिर आ जाता है फ्लड फाइटिंग, और फ्लड फाइटिंग के अंदर जो है ये रेस्क्यू के इदारे, जिस तरह रेस्क्यू 111122 है, सिविल आर्म फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट के, ये सब लोग फ्लड फाइटिंग करते हैं जब फ्लड आ जाता है। और उसके बाद जो रेस्क्यू, रिलीफ और रिकवरी और रिहेबिलिटेशन ऑपरेशन होता है,
इनकी सबकी कोऑर्डिनेशन के तहत ये एनडीएमएस और पीडीएमएस के तहत होती है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है 18th अमेंडमेंट के बाद। तो सूबाई सतह के ऊपर पीडीएमए और जो वफाकी सतह के ऊपर एनडीएमए, ये तमाम एक पिवट होते हैं। तमाम मुख्तलिफ महकमे जो होते हैं जिनका मैंने आपसे भी जिक्र किया है कि उनके ऊपर उनके साथ ये कॉन्टीजेंसी प्लान बना के और उनको मोबिलाइज करते हैं और खुद अपने पास एक कैपेबिलिटी भी रखते हैं रेस्क्यू और रिलीफ के लिए जब ऐसी जरूरत पेश आ जाए, तो वो फिर उसके ऊपर इनके थ्रू जो है ये सारा काम किया जाता है। अब सिचुएशन इस किस्म की है, ख़ुसूसन अगर हम मौजूदा सूरत हाल को देखें, ये एक बड़ी यूनिक सिचुएशन है कि पूरे मुल्क के अंदर तमाम सूबों के अंदर ये एक बारिशों की वजह से एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है। वरना अगर ये कहीं पर किसी एक सूबे में हो तो आपके पास ये एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लीवरेज होता है कि आप एक दूसरे सूबे से कुछ रिसोर्सेज को उधर डाइवर्ट करके लेके जाते हैं और वहाँ पर आपने खुद बताया कि 110 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एक हंगामी सूरत हाल है। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो रिस्पांस है तमाम इदारों का, चाहे वो सूबाई सतह के ऊपर हैं या वफाकी सतह के ऊपर हैं, वो एक तरह से अपने एक्सट्रीम जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो फ्लड सीज़न है पाकिस्तान में, हमारी इंडिपेंडेंस के बाद से जो मैक्सिमम डिजास्टर्स आए हैं वो फ्लड्स की वजह से आए हैं। और तकरीबन अगर आज हम अगर इससे जो लॉस है उसको कैलकुलेट करें, वो 38 तमाम सालों के अंदर वो लॉस हुआ है, जिसमें से 2010 के बाद से लेके 2022 तक सिर्फ 19 बिलियन US डॉलर। ठीक है, मैं लॉसेस पे भी बात करूंगी जनरल साहब, मैं लॉसेस पे बात करूंगी। सर मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ। असल जो मेरा सवाल है वो उसी कैपेबिलिटी के हवाले से है जो रेस्क्यू एंड रिलीफ की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो क्या ये कैपेबिलिटी इस वक्त है? इस हवाले से सवाल मुझे करना है, लेकिन मैं थोड़ा सा पहले आगे बढ़ती हूँ। और हमारे साथ जो साहबजाद खान है, डीजी पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मुझे बताएगा साहबजाद साहब कि ये जो वार्निंग्स थी जो वक्तन फवक्तन हम देख रहे थे जारी होगी, और हम ये भी देख रहे थे कि मानसून में जो स्पेल आएगा बारिशों का वो बहुत ज़्यादा इस दफ़ा होगा, लेकिन इस हद तक होगा और इस हद तक ये जो फ्लैश फ्लड्स की सूरत हाल बनेगी, इससे हम ये लाइल्म थे या ये जो डिपार्टमेंट है आपका ये उससे बाखबर था और वार्निंग जारी हुई थी या नहीं हुई थी, और हुई थी तो किस हद तक हुई थी? देखें नादिया, हमारा भी एक अपना एक होता है एक लेआउट के जी हमने सबसे पहले क्या करना होता है। ये हमारे डिपार्टमेंट की ये रूटीन होती है कि जी सीज़न चाहे वो सर्दियों का हो चाहे मानसून का हो, एक वक्त से पहले हम उसकी वो सीजनल फोरकास्ट इशू कर देते हैं। सीजनल फोरकास्ट के भी मुख्तलिफ फोरम होते हैं कि एक चूँकि मानसून ऐसा फिनोमेना ये पाकिस्तान की हद तक महदूद नहीं है। इसमें ये बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी से जो भी सिस्टम आते हैं वो हमारे 8-9 कंट्रीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, अफ़गानिस्तान भी शामिल है, और इंडिया भी है, नेपाल, भूटान, बर्मा, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये 10 कंट्रीज़ होते हैं। और इनका एक सिस्को फोरम होता है अप्रैल के आखिरी हफ्ते में, इस दफ़ा भी इंडिया में हुआ, और उसमें ये फोरकास्ट इशू की गई कि जी आने वाला मानसून सीज़न जो है वो पाकिस्तान में जुलाई, अगस्त, सितंबर होता है, लेकिन इंडिया में चूंकि वो एडवांसमेंट उसकी होती है साउथ इंडिया से, तो वो ज़रा जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो है उस फोरकास्ट के मुताबिक जो है वो ये चांसेस बताए गए या ये कंसेंसस फोरकास्ट इशू की गई कि इस दफ़ा मामूल से बारिशें ज़्यादा होने का इम्कान है। अब इसके मुताबिक फिर इदारे जो हैं हमारे, माशाल्लाह जी, आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले एनडीएमए ने हमारे से ये फोरकास्ट ली और हमने उनको मई में बता दी, और उन्होंने इस पे फिर 2-3 कॉन्फ्रेंसेस की हैं। एनडीएमए ने यानी बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया। फिर उसके बाद उन्होंने जून के महीने में एक मॉक एक्सरसाइज भी करवाई
जिसमें सारे इदारे जो हैं सूबाई इदारे थे, मरकज़ के इदारे भी थे, तो एनडीएमए का रोल जो है वो बड़ा इसमें जबरदस्त रहा भी। मैं एनडीएमए के रोल पे आपसे बाद में बात करूंगी साहबजाद साहब, पहले मुझे एक चीज बताएं। आपने कहा कि हमने कहा कि मामूल से ज्यादा बारिशें होंगी, तो इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं होती कि मामूल से कितनी ज्यादा बारिशें होंगी? क्योंकि कल मैं जब प्रोग्राम करी थी तो शैला रजा साहबा ने कहा कि 130-135 मिलीमीटर एक्सपेक्टेड था, 1200 मिलीमीटर हो गई। तो इतनी ज्यादा होंगी, ये आपके पास कैलकुलेट करने का कोई था इस हवाले से आपकी? मैं एक बात, बिल्कुल आपका सवाल बड़ा वैलिड है कि जी हमने फोरकास्ट दी कि जी मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी। उसमें हमने फिक्र भी दी कि जी 3 महीने में हमारा स्पैन जो होता है वो 3 महीने तक होता है कि जी बारिशें जो हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर में ओवरऑल द कंट्री जो है 25 से 30% ज़्यादा होंगी। लेकिन ये फोरकास्ट जो दी गई थी ये ग्लोबल फिनोमेनाज जो हैं उनको मद्देनज़र रख के दी गई थी, यानी एडवांसमेंट पे 2 महीने एडवांसमेंट पे। लेकिन इसमें जो मानसून होती है उसमें अपने लोकल जो फिनोमेनाज होते हैं वो भी बड़े इफेक्टिव होते हैं। अब मानसून की देखें, मानसून के जब वो उसकी जनरेशन होती है, जो मॉइस्चर होता है वो बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी से वो उठ रहा होता है। और देखिए माजरत साहबजाद साहब, बड़ी माजरत, ये टेक्निकलिटीज आप समझते होंगे, मैं उस लेवल पे नहीं समझती, देखने वाले तो वो भी नहीं समझते। मैं तो सिंपल से आपसे बात पूछना चाह रही थी कि बेसिकली अगर आपने ये कहा कि मामूल से ज्यादा होंगी, तो मामूल से ज्यादा 25%, आपने कहा 30%, ये तो कई 100 गुना ज्यादा हुई। तो क्या इस टेक्नोलॉजी में हम पीछे हैं? हम एग्जैक्टली फोरकास्ट नहीं कर पाते हैं, आगे कन्वे नहीं कर पाते हैं? रह गई एनडीएमए के कॉन्फ्रेंसेस तो मुझे नहीं पता कि वो कितनी मावन साबित होती हैं, असल तो प्रैक्टिकल वर्क साबित होता है। जो अलखिदमत के जो चेयरमैन है वो कल बता रहे थे कि इनके पास कश्तियां नहीं है, कश्तियां हैं तो उनमें इंजन नहीं है, इंजन है तो उनमें चप्पू नहीं है बहुत सारी कश्तियों में। तो ये तो अगर सूरत हाल है एनडीएमए की, तो फिर मैं कैपेबिलिटी पे भी मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से मैं वापस आती हूँ। उनकी कैपेबिलिटीज जो हमें ज्वाइन करेंगे जफर अब्बास साहब, उनसे भी पूछूंगी किस किस इलाके में गए और कितनी एनडीएमए की उन्होंने कारकर्दगी वो देख पाए। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जफर अब्बास साहब, जरा आप मुझे इस हवाले से बताइएगा, पहले तो ये बताएगा कि किन किन इलाकों में आप लोगों की तरफ से इस वक्त इमदादी सरगर्मियां जारी हैं, और वहां पर जिन इदारों का जिक्र अभी जनरल साहब भी कर रहे थे कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट अब ऑल्दो के हो गया है, जिसमें आपका जो है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट भी है, आपका फेडरल फ्लड कमीशन भी है, फिर एनडीएमए, उसके वहां पर पीडीएमए, कितनी जाफिशानी से वहां पर काम हो रहा है? देखिए, मैं अब से 3 दिन पहले जब वहां पर था तो कहाँ पर? तो वहाँ सखर में, अच्छा, तो सैलाब इलाके थे, खैरपुर वगैरह, तो वहाँ पर उस वक्त मुराद अली शाह साहब भी मौजूद थे और फील्ड में मौजूद थे और दीगर लोग भी मौजूद थे और नजर आ रहे थे। लेकिन जो मैं वहाँ ऑब्जर्वेशन कर रहा था वो मैं ये देख रहा था कि आफत बहुत बड़ी है और इनको पका हुआ खाना पहुँचाना है, इसके ऊपर वर्किंग करनी है। तो जो हम लेकर गए थे राशन वगैरह वो तो हमने वहाँ बांटा और हमने अपनी टीमों को लगाया। हमने वहाँ किचन ऑन कर दिए 4 बड़े, जिसके अंदर वहाँ पकी हुई डेली हमारे जितने यहाँ के शेफ गए थे वो 1000 दे रहे बना के और बस्तियों में दे रहे थे। लेकिन उस खाने को देने के बाद अंदाजा हुआ तो चीनी की बोरी के अंदर 1 दाने शक्कर के बराबर बात है, क्योंकि यहाँ तो करोड़ों लोग सड़कों के ऊपर है और बहुत बड़ी आफत आई है। और ये तो मैं नहीं समझता कि इसको मुल्क शायद अकेला संभालेगा, इसके लिए तो इंटरनेशनल इदारों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो मैंने वहां से सफर वापस कराची का किया कि मैं यहाँ जाके लोगों से इमदाद मांगता हूँ। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं इस वक्त 70 ट्रक रवाना किए, मैंने वो फुटेज आप हमारे पेज पे देख सकती हैं, अब से 3 मिनट पहले लोड हुई है। तो हमने वापस यहाँ आके कराची में अपने डोनर से अपील की कि भाई हमें कोई राशन नहीं चाहिए, कोई आटा नहीं चाहिए, कोई दाल, कोई तेल, कोई घी, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें आप भुना हुआ चना दे दें, आप हमें बिस्किट दे दें, आप हमें दूध दे दें टेट्रा पैक, आप हमें जूस दे दें, आप हमें पानी की बोतल दे दें, और अगर आप हमें बिस्किट दे देंगे और टेंट, तो ये लोग जिंदा बच जाएंगे। क्योंकि देखें, लोग पानी के अंदर हैं, उनके जिस्म में बीमारियां लग रही हैं, वो आपको पता है सारा फुजला भी उसी में है, दुनिया जहान के सांप, कीड़े मकोड़े, क्योंकि हर दिल में पानी गया है। मैंने आगे अपील की, लोगों ने मेरा साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हम भरपूर तरीके से वहां पर, मतलब मैं आपसे ये छोटा फिगर नहीं बोल रहा हूँ, ये बड़े वाले ट्रकों की बात कर रहा हूँ कि मैं 70 और 100 ट्रक रवाना कर रहा हूँ रोजाना की बुनियाद पर, ताकि वहां पहुंचे। और मैं सिर्फ लोगों से बोल रहा हूँ कि नहीं चाहिए आपसे 10,000 रुपए का राशन का बोरा, भाई कुछ नहीं करो, 150 रुपए का बिस्किट, 2 पानी की बोतलें छोटी वाली
और एक खजूर का डब्बा दे दो। उसके बाद देखो अगर हम ये चीज किसी के पास पहुंचा देंगे तो कम से कम वो 2, 3, 4 दिन सुकून में रहेगा, क्योंकि लोगों के पास ना सड़क बची है, सब कुछ डूब गया है, सब कुछ। आपको अगर याद हो, मैंने आज से 5 दिन पहले एक वीडियो सक्खर में खड़े होकर बनाई थी कि 15 लाख मकान बह गए हैं। खुदा के लिए मेरी बात सुनो, मीडिया पे इस चीज को चलाओ। फिर मैंने चैलेंज किया था खड़े होकर, फिर जाके जब वो वीडियो लाखों में शेयर हुई तो उसके बाद जाके हलचल मची और शोर मचा और फिर मीडिया भी इन्वॉल्व हुआ। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि आफत जो आई है छोटी आफत है ही नहीं, ये वो वाला सैलाब ही नहीं है, कोई खुशफहमी में ना रहे 2010 वाला सैलाब। ये वो सैलाब है जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफा आया है। नहीं मालूम 2010 के सैलाब का पानी पता नहीं कितने गांव में 1-1 साल तक रहा था, ये पानी कब निकलेगा कुछ नहीं मालूम। अगर मजीद बारिशें जैसे कहा जा रहा है 10-15 दिन बाद शायद होनी है, मैं समझता हूँ वो कयामत होगी। हम उसके बाद नहीं, कुछ नहीं, मुझे नहीं मालूम उसके बाद कितनी बड़ी कयामत होगी, कैसे ये लोग बचेंगे। जो लोग कराची पहुंच रहे हैं, आप यकीन जाने, खुदा की कसम, उनके पाँव में इतने बड़े बड़े छाले निकले हुए, वो कह रहे हैं हमने गांव से बस के अड्डे तक का सफर पैदल किया है 80 किलोमीटर, कोई कह रहा है 90 किलोमीटर पैदल चले, क्योंकि आफत का लेवल ऐसा है। हम खैरपुर में राशन बांट रहे थे, हमारे ट्रक ड्राइवर ने बोला कि भाई गाड़ी से सामान उतारो। हमने कहा क्यों भाई, क्या हुआ? कहने लगा मेरा घर गिर गया है, घर से फोन आया है। तो ये नौबत है, कच्चा घर है, अगर 2 दिन वहां पानी खड़ा रहेगा तो वो मट्टी बह जाएगी, घर गिर जाएगा। अच्छा, मैंने तो 15 लाख घरों का दावा किया था, आज मीडिया पे सारे तस्वीर निगार क्या बोल रहे हैं कि 20 से 25 लाख घर गिरे। 20 से 25 लाख घर गिरने का मतलब समझती हैं आप बहन, कि इतनी बड़ी कयामत है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मैं तो सिर्फ यही गुजारिश कर रहा हूँ बार बार मीडिया पर भी कि खुदा के वास्ते जितना खर्चा सियासी पार्टियां अपने जलसों पे करती हैं, नाच गाने पे करती हैं, इंटरटेनमेंट पे करती हैं, खाने पे करती हैं, खुदा की कसम अगर उतना खर्चा ही कर दें और सिर्फ लोगों को रेस्क्यू फूड दे दें। मैं नहीं कहता आप किसी को कंधे पे लाद के शहर तक ले आओ, इतना बड़ा एहसान कर दो, क्योंकि करोड़ों लोग हैं, आप नहीं ला पाओगे। लेकिन अगर उन तक ये खाना भी नहीं पहुंचा, क्योंकि लकड़ी गीली है, बावर्ची खाना बचा नहीं है, बर्तन है नहीं, पतीली नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हमने उन तक चना, बिस्किट, ये भी नहीं पहुंचाया। सही। मैं वापस आती हूँ जफर साहब, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। साहब मैं पूछना बेसिकली आपसे ये चाह रही थी कि वही मेरी बात मैं पूछना चाह रही हूँ, सिंपल। आपको आवाज आ रही है साहबजाद साहब? जी आ रही है, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। अच्छा, मुझे सिंपल सी ये बात बता दीजिए कि अगर हम ये कहते हैं कि 130 या 134 मिलीमीटर बारिश एक्सपेक्टेड है और वो 1200 मिलीमीटर हो जाती है, तो फिर ये कहीं ना कहीं क्या हमारा फेलियर है या नहीं है? हम टेक्नोलॉजी में वीक हैं या हम स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं? फोरकास्ट जो होती है, मैंने आपको पहले बताया कि लॉन्ग ये सीजनल फोरकास्ट 3 महीने की फोरकास्ट होती है। ये मुख्तलिफ मॉडल जो होते हैं उनकी बेस पे होती है और ग्लोबल फिनोमेनाज जैसे ला नीना, अल नीनो, इंडियन ओशन डाइपोल मोमेंट, मुख्तलिफ जो हमारे खित्ते हैं उन पे स्नोफॉल या स्नो कवर्ड कितना एरिया रहा सर्दियों के सीज़न में, ये सारे ग्लोबल फिनोमेनाज की बेस पे होती है। लेकिन कुछ फिनोमेनाज ऐसे भी होते हैं जो लोकली आपके सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। वही मैंने बताया कि इस साल जो हमारे एक मानसून के सीज़न में बलूचिस्तान के ऊपर लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है, वो काफ़ी ज़्यादा शिद्दत का लो प्रेशर एरिया था, जिस वजह से एक तो उसकी और दूसरे वेस्टर्ली वेव जो थी उसकी वो जो थी वो आप कह सकते हैं कि उसकी पहुंच हमारे सदर्न पार्ट तक काफ़ी ज़्यादा थी। ये दोनों चीज़ें मिलके हमारे सिस्टम को इफेक्ट कर रही होती हैं। लेकिन हमने फोरकास्ट अब नॉर्मल दी और उसके बाद आगे हम जब ये लोकल फिनोमेनाज देखते रहें तो उसकी भी वार्निंग हम 4 या 5 दिन पहले देते रहे हैं कि ये सिस्टम इस शिद्दत से आने वाला है। अब बारिश ज़्यादा होगी, उसके लिए जो है वो भी हमने बता दिया कि ये इस तरह इफेक्ट बलूचिस्तान को करेगी। ये सिस्टम बे ऑफ बंगाल से आ रहा है, ये सिंध को इफेक्ट करेगा। सर जो जितनी बारिशें हुई हैं, मुझे सिंपल सा बता दें साहबजाद साहब, जितनी बारिशें हुई हैं ये वार्निंग जारी हुई थी या नहीं हुई थी, और उसके बाद किस लेवल का फ्लड्स आएंगे ये इल्म में था या नहीं था? ये हम हर जो सिस्टम पहुंचता रहा है उसके बारे में बताते रहे हैं कि इसकी शिद्दत ये होगी, एक्सेप्शनली हाई यानी वेरी हाई हैवी रेन्स का है या इससे भी एक्सेप्शनल हैवी रेन का है। तो ये हम सारी बताते रहे हैं कि किस इलाके में मॉडरेट बारिशें होने का इम्कान है। तो ये चीज़ें जो है उसके साथ साथ बताते रहें। दूसरी बात मैं आपको एक बात बता दूं
कि क्लाइमेट चेंज का असल में बड़ा इफेक्ट हमारे ऊपर जो है वो वाज़े नज़र आ रहा है। वो ये है कि अब देखें जी, हमारे कुछ मानसून शिफ्ट भी है कि जी हमारा मानसून जो है वो सबसे ज़्यादा जो उसकी बारिशें होती थी, जो हमारे पहले डाटा है उसके मुताबिक कश्मीर या KPK या इन इलाकों में मानसून ज्यादा एक्टिव होती थी, या पंजाब के जो इलाके ठीक है, ये तो आपकी वो इन्फॉर्मेशन है जो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन मैं फिर वही वाली बात कर रही हूँ, यहाँ तो क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री भी अब यहाँ पर है। हम इतनी बातें कर रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, लेकिन असल सूरत हाल प्रैक्टिकली क्या है, ऑन ग्राउंड हम कितने तैयार हैं। जो कैपेबिलिटीज की बात हो रही है, जनरल साहब वापस आ गए, लेकिन एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। अगेन क्वेश्चन विद जनरल साहब कि हम प्रिपेयर्ड कितने थे, कैपेबिलिटी NDMA और PDMA की कितनी है, और अगर ये वार्निंग्स भी जारी हुई हैं उसके बावजूद क्या कॉन्फ्रेंसेस इसका हल था या ऑन ग्राउंड इस एक्सरसाइज का हल था। लेट मी टेक अ ब्रेक, वापस आते हैं। जनरल साहब प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, मैं जनरल साहब आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन उससे पहले 13 जनवरी 2022 को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने NDMA को साने मरी का जिम्मेदार करार देते हुए हुक्म दिया कि वजीर आजम इजलास बुलाकर जिम्मेदारों का तयन करें। इस लेवल पर तयन नहीं हो सका। 2020 में 21 जुलाई को चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने कोरोना वायरस पे हुकूमती इक़दाम से मुताल्लिक अज खुद नोटिस लिया, जिसमें NDMA की जानिब से दस्तावेजात ना जमा कराने पर चीफ जस्टिस ने कहा कि लगता है NDMA को खत्म ही करना पड़ेगा, और फिर उन्होंने कहा कि चेयरमैन NDMA वजाहत करने में नाकाम रहे, शायद कुछ गलत हो रहा है जिसपे पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, और क्यों ना चेयरमैन NDMA को हम तौहीन अदालत का नोटिस दें। उसके बाद फिर 26 अप्रैल 2018 को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जलजिला मुतासरीन के फंड्स में करप्शन पर अज खुद नोटिस लिया गया, और एरा की कारकर्दगी पर सवाल उठाए गए कि जलजिला मुतासरीन की इमदाद कहां गई, बालाकोट शहर का क्या हुआ। तो ये तो है वो चार्जशीट जो NDMA पे हमारी जानिब से नहीं, अदालतों की जानिब से उठाई जाती रही। इसका अगर आप जवाब देना चाहें तो चेयरमैन साहब जरूर दीजिएगा, बट अगेन मैं चेयरमैन साहब फिर चले गए, उनसे राब्ता फिर नहीं हो रहा। आई डोंट नो उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो रही है। मुझे बात उनकी कैपेबिलिटी इनकी नहीं, मतलब NDMA की कैपेबिलिटीज करनी है। जफर अब्बास साहब, मैं दोबारा पे आपकी तरफ आती हूँ। ये जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हुकूमतों को ले ले, मैं मानती हूँ इस चीज को हम तस्लीम करते हैं कि किसी भी हुकूमत, खासतौर पर पाकिस्तान, जाहिर सी बात है आप वर्ल्ड पावर के पास भी चले जाएं तो वहां पर भी शायद नहीं होगी, बट अगेन हम किस हद तक तैयार होते हैं ऐसी आफात से निपटने के लिए, बावजूद इसके कि जो हमारा महकमा मौसमियात है, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो कह रहा है कि हमने वार्निंग जारी की थी, हमने इस शिद्दत का बताया था। चले उसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर लेते हैं, हम तैयार होते हैं, ग्राउंड पे तैयारी नजर आती है। जफर अब्बास साहब, जब आप जाते हैं, देखें ये जो आफतें आई हैं कराची के अंदर, या मैं बोलूँ फैक्ट्रियों में भी जो आग लगी है, तो हमने तो अपनी आंखों से कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और बिज़नेस हब है, फैक्ट्रियों का जंगल है जहाँ पर जो पाकिस्तान का 68% रेवेन्यू देता है, हमने तो उस शहर के अंदर साइड एरिया में फैक्ट्री में 2-2 दिन तक लोगों को जल के मरते हुए देखा, जिंदा तो निकलते हुए किसी को नहीं देखा। तो बात तो ये कि जो आफत अभी एक फैक्ट्री की हो रही है उसमें नहीं देख रहे, यहाँ तो पूरा सूबा ही चला गया। ना सिर्फ पूरा सूबा चला गया, राजस्थान, राजनपुर, तौसा शरीफ, और उसके अलावा हम अगर ये बात करें DG खान, ये पूरी बेल्ट चली गई। उसके बाद अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो आप जाके देखें वहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही पूरा तबाह हो गया। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर तो यहाँ भी चला गया है। हम सक्खर से कराची 16 घंटे में पहुँचे हैं, बीच में 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर के पैच ही नहीं है। तो बात ये, इस वक्त जितनी बड़ी आफत आई है, अगर कोई तैयारी होती भी तो मैं समझता हूँ शायद कुछ ना कुछ तो नुकसान होता है। जहाँ इतना बड़ा नुकसान हुआ है वो नहीं था, लेकिन इस वक्त जो नुकसान हुआ है उसका तखमीना ना कोई बता रहा है, ना कोई असल फिगर बता रहा है, ना कोई ये बता रहा है कि वापसी कब मुमकिन होगी लोगों की। जो लोग बैठे हुए सड़कों के ऊपर, ये वापस कहाँ जाएंगे, उनका मुकद्दर क्या बनेगा, वो दूसरे शहरों में शिफ्ट होंगे, या जो हज़ारों गाड़ियाँ ट्रकों में लोग कराची आ रहे हैं वो यहाँ कहाँ रहेंगे, उनको खाना पीना कैसे मिलेगा, वो किन सेंटरों में रहेंगे। तो इस वक्त तो बहुत बड़ी आफत आई है। अगर कोई तैयारी होती भी तो क्या होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ज़रा कुछ मजीद भी आपसे एक दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपसे जानी है, लेकिन जनरल साहब आपसे मैं सवाल बेसिकली करी थी कैपेबिलिटी के हवाले से, और फिर जो चार्जशीट अदालतों की जानिब से NDMA पर है। सर प्लीज़ रिस्पॉन्ड। जी देखिए नादिया, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो आपने ये 2-3 इंस्टेंसेस का जिक्र किया, मैं तो 2017 में रिटायर हो गया था, लेकिन उसके बाद ये जो आपने 2-3 बताए हैं इंस्टेंसेस जिसके ऊपर NDMA की कारकर्दगी के ऊपर सवालात उठाए गए,
मे बी इट्स नॉट अप्रोप्रिएट फॉर मी कि मैं उनके ऊपर उस तरीके से कमेंट करूं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 2010 के जब फ्लड्स थे उनके बाद जब सारी उसके बाद उसका एनालिसिस किया गया तो रीजनल बेसिस के ऊपर पूरी कंट्री के अंदर एनडीएमए ने अपने जो रिलीफ यानी जो होती हैं गुड्स उसके लिए केपी के अंदर जलोदई जो कि नौशहरा के करीब है और रावलपिंडी, कराची और सखर और कोयटा, इन तमाम जगहों के ऊपर रीजनल बेसिस के ऊपर एक स्ट्रेटेजिक वेयर हाउसेज बनाए गए जहाँ पे जो रिलीफ की अशिया होती हैं जिसमें टेंट्स, चटाइयाँ होती हैं, ब्लैंकेट्स होती हैं और इस किस्म की बाकी चीज़ें जो कि एक हाउस होल्ड को चाहिए होती हैं जो शेल्टरलेस हो जाता है, उनको वहाँ पे जो है स्टोर किया गया। और तकरीबन ये इसकी इतनी कैपेबिलिटी एनडीएमए की थी कि तकरीबन 4 से 5 लाख लोगों को एक टाइम के ऊपर ये जो है ये रिलीफ पहुंचाई जा सकती थी। इसके साथ एनडीएमए में जो फ्लड सीजन शुरू होता है उससे पहले ये जितने ऐसी एजेंसीज होती हैं इनको शॉर्टलिस्ट करके और इनके साथ इनको बता दिया जाता है। मुझे याद है कि उस 2017 तक हमें ये पता था कि अगर हमें पर डे टेंट तैयार कराने पड़े तो 2000 से लेके 3000 पर डे के हिसाब से हम अपने वेंडर से तैयार करवा सकते थे। ये वो थे जो मैन्युफैक्चरर थे जो कि क्वालिटी के हिसाब से हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक टेंट तैयार करते थे। इसके अलावा जो हमने सिस्टम इवॉल्व किया वो ये था कि ये जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आप देख रहे हैं कि ये लोगों की जो फैक्ट्रीज होते हैं किसी डिजास्टर में उनकी पिक्यूलियर रिक्वायरमेंट होती है। लाइक आपको ड्राई राशन चाहिए, आपने उनको छट देना है, आपने उनको चाहिए तो ये औरतें, बूढ़े और डिसेबल्ड लोग जो होते हैं इनकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है और इनकी डेफिनेट कुछ नीड्स होती हैं। ख़वातीन के लिए सैनिटरी किट्स होती हैं, बच्चों के लिए भी इसी तरीके से जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये सारी चीज़ें आपने दूध वगैरह चाहिए होता है। तो ये उसके ऊपर भी एक लिस्ट के तहत हम ये अपने पैकेट्स बनाते थे और ये जो है जो सर ठीक है, ये तो आपके दौर की बात हो गई ना, इट्स बैक 2017। ठीक है सर, मैं तो जाहिर सी बात है अभी की बात करना चाह रही हूँ। एक और चीज मुझे आपसे पूछनी है। जी सर आप प्लीज कंटिन्यू करें पहले। जी मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ये जो एसओपीज है ना ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो इवॉल्व हुई हैं ये रिफाइन होती जा रही है। आपने बोट्स की भी बात की। बोट्स का सिस्टम ये होता है कि पंजाब और सिंध ये ऐसी प्रोविंसेस हैं जहाँ पे बोट्स की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है फॉलोड बाय केपी। तो यहाँ पर आर्मी के पास रेस्क्यू इक्विपमेंट जो है उनके पास, क्योंकि मेरा भी कोर ऑफ इंजीनियर से ताल्लुक है, तो ये जो आर्मी की इंजीनियरिंग कोर है उसके ऑपरेटर्स ये ट्रेंड होते हैं और ये ऑपरेट करते हैं कि पूरा फ्लड रिलीफ और रेस्क्यू इक्विपमेंट जो है ये डंप होता है और स्टोर्ड होता है। इसके अलावा पंजाब ने और सिंध ने पिछले चंद सालों के अंदर अपनी बोट्स भी खरीदी हैं और वो बोट्स जो हैं जितने वल्नरेबल और सेंसिटिव एरियाज होते हैं वहां पे वो रखी जाती हैं। जनरल साहब एक चीज और, अभी जैसे हमें जो डीजी मैट हैं वो बता रहे थे कि जी हमने वार्निंग भी जारी की, फोरकास्ट भी थी एंड एवरीथिंग वाज डन। उसके बाद हमने एनडीएमए को इन्फॉर्म भी कर दिया था टाइमली। बट ये किसकी जिम्मेदारी थी? अभी खबरें आ रही हैं कि जी कुमराट वैली में फला जगह पे टूरिस्ट फंसे हुए, फैमिलीज फंसी हुई हैं, कुछ को रेस्क्यू किया हेली से फौज ने जो इमदादी कार्रवाइयां करें, कुछ अभी भी फंसे हुए हैं जिनको मौसम से होगा। तो फिर तो इतनी वार्निंग्स के बावजूद ये किसकी जिम्मेदारी थी कि कम से कम टूरिस्ट को तो रोक लेते हैं एरिया से पे जाने से? मतलब ये ऐसी जगह है जहां पे 2 दिन 3 दिन से ज्यादा कोई स्टे नहीं करता, तो वो ज्यादा हम मैक्सिमम भी गए होंगे तो हफ्ता पहले गए होंगे, और इन वार्निंग के बावजूद अगर वो इन जगहों पे जा रहे थे तो ये किसका काम था कि उनको वार्न करें और उन इलाकों में जाने ना दें? जी आपकी ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक तो फिर ये आपके पास डीजी मैट हैं, ये आपको बताएंगे कि खसूसन ये जो लास्ट हुआ है एपिसोड केपी के अंदर, ये मेरे ख्याल में जो इनकी वार्निंग है उसके हिसाब से काफी था। और जिस तरह उन्होंने कहा है कि वेदर एक डायनामिक फिनोमेना होता है, वो ओवर एक किसी एनवायरनमेंट के अंदर ये क्लाउड बर्स्ट जिस तरह डेवलप हुआ, आई थिंक सो ये काफी सडन था और इसका मैग्नीट्यूड भी बहुत ज्यादा था। जो ये जिम्मेदारी होती है ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। अनफॉर्चुनेटली लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हमारे पास नहीं है, लेकिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको फिल इन करती है और ये उनकी जिम्मेदारी होती है। और ये जो वार्निंग्स होती हैं
ये तमाम चैनल्स के थ्रू, यानी जो भी रिसोर्सेज होते हैं, और आपको पता है आजकल तो लोग देख रहे होते हैं, आपके मोबाइल के ऊपर भी वेदर के सब ने डाउनलोड किए हुए होते हैं और उनको पता होता है कि इलाके में बारिश होती है। ये इलाके फिर इस किस्म के हैं कुछ के जहाँ पे एक स्लाइड आए तो 100 200 300 गाड़ियां जनरल साहब वापस आती हूँ आपकी तरफ। ये ट्रूली सेट सर, ट्रूली सर मैं वापस आती हूँ। साहबजाद साहब मुझे एक और बात बताएं, ये तो बात हो गई कि जी ये जो जिला इंतजामिया है उसकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन वही वाली बात है यहाँ तो जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती। मैं तो ये जब मुझे पता चला कि जी फला वैली में लोग फंसे हुए, फला उनको रेस्क्यू किया, पहाड़ों पे फैमिलीज को पहुंचा दिया, भाई उनको जाने क्यों दिया था? एक हफ्ता पहले गए होंगे ना, वो कोई अमेरिका या यूरोप तो गए नहीं थे कि 1 महीने की और 15 दिन की उनकी प्लानिंग थी। बट उसके अलावा ये जो क्लाउड बर्स्ट का हम बहुत ज्यादा सुन रहे हैं बहुत सारे इलाकों में, जफर अब्बास साहब ने भी उसको एक्सपीरियंस किया होगा या उसके जो फैक्ट्रीज होंगे उनको देखा होगा। ये क्लाउड बर्स्ट क्या है? इससे पहले हम इस तरह से नाम नहीं सुनते थे, अब हमें ये क्लाउड बर्स्ट का जो एक नई चीज सामने आ रही है। और चाहे कुछ मैसेजेस ये चल रहे हैं कि जी ये आर्टिफिशियल तौर पे वो हार्प का भी कोई जिक्र हो रहा है कि इसमें भी किसी की साजिश है। इस पे जरा मुझे आपकी माहिराना राय चाहिए। देखें जी, क्लाउड बर्स्ट का मतलब तो यही है कि जी एक एक्सेसिव जो है वो क्लाउड्स ने आपके पास रेन सिस्टम डेवलप कर दिया। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना कि जी क्लाउड का हार्प या इस तरह की टेक्नोलॉजी, ये मेरा ख्याल इस तरह की नहीं है कि ये इस तरह का फिनोमेना नहीं हो सकता कि जी वो एकदम इस तरह इतनी ज्यादा वो शिद्दत से कर ले। ये लोकल फिनोमेना होता है और बड़ा रेयर टाइप होता है कि जी वो इस तरह की वो बारिश दे जाए। ठीक है, अच्छा मुझे जफर अब्बास साहब एक चीज, हमारे यहाँ हुकूमत भी फंड रेजिंग करती है, क्या ये नंबर दबा दें, इतने पैसे भेज दें, अकाउंट्स भी आ जाते हैं, मुख्तलिफ तंजीमें भी करती हैं, मुख्तलिफ इदारे भी करते हैं, लेकिन एक आम आदमी का आज भी तासुर है, वो हिचकिचाहट का शिकार होता है कि जी हम किस प्लेटफॉर्म पर ये इमदाद दें ताकि ये मेक श्योर हो कि ये जरूरतमंद तक पहुंचेगी, मुतासिर तक पहुंचेगी। इसमें शफाफियत का अमल क्यों नहीं है हमारे यहाँ, और एक आम आदमी का एतमाद क्यों नहीं बहाल कर पाते? देखें, मुख्तलिफ चीज़ें हैं इसके अंदर के लोग पिछला लोगों के साथ शायद कुछ इस किस्म के मामलात हुए होंगे कि वो इन चीज़ों पे घबराते हैं या इतनी आफतें आई हैं, इतनी चीज़ें हुई हैं। लेकिन मैं अगर अपने इदारे की बात करूं, JDC की, हमने जब कोविड में आवाज़ लगाई कि हुकूमत ने अगर कह दिया घरों के अंदर बैठ जाओ, कोई नौकरी नहीं करनी, कोई ऑफिस नहीं जाना है, किसी दफ्तर नहीं जाना है, तो उस वक्त देखें स्कूल वाले ने बच्चों की फ़ीस भी लेनी थी, मालिक मकान ने किराया भी लेना था, वैन वाले ने पैसे लेने थे, बच्चों ने खाना खाना था, उसने खुद भी खाना खाना था, यानी महीने के राशन के पैसे तो वो अखराजात कहाँ से आएंगे? तो मालूम हुआ जी वो कहीं से भी नहीं आएंगे और आप घरों में बैठ जाएं, हुकूमत ने कह दिया। तो हमने उस वक्त ऐलान किया कि जी आप अपने लेटर हेड पे लिख के लाइए, जितना राशन लिखा होगा हम देंगे। तो 4 महीने 10 दिन तक रोज़ाना 30,000 बोरे राशन बांट के हमने दुनिया की सबसे बड़ी राशन ड्राइव चलाई। इन्हीं पाकिस्तानियों ने सपोर्ट किया, इसी कराची ने सपोर्ट किया। अच्छा, हमारा काम करने का अंदाज़ थोड़ा अलग है, हम अपना ऑडिट भी PCB से कराते हैं कि भाई काम बिल्कुल सीधा होना चाहिए, हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। डोनर से अगर हम कोई भी किसी भी किस्म के एहतियात लेते हैं, बैंक में जमा कराएं, कैश दे रहे हैं रसीद दें, अगर आप चेक के थ्रू दे रहे हैं या जैसे भी आप रकम दे रहे हैं रसीद आपको मिलेगी, क्रॉस चेक दे रहे हैं बैंक में जमा होगा, सब चीज़ें। तो ये सारा सिस्टम जो है बनाया है जिसकी वजह से भाई लोग एतमाद भी करते हैं। ईदी आपके सामने है, ईदी फाउंडेशन पे कौन भरोसा नहीं करता, पाकिस्तान में नाम बताएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं लेकिन अमूमी तौर पे लोग ये सवाल उठाते हैं, खासतौर पे हुकूमत के हवाले से। तो ये चीजें हमारे पहले प्रॉब्लम हुआ है। देखें, मुझे लोगों ने बताया कि भाई हम आटे का ट्रक लेकर आ गए, दाल ले आए, तेल ले आए। मैंने कहा मैं बार बार अपील कर रहा हूँ, हमें सिर्फ बिस्किट चाहिए। उन्होंने कहा फला सोशल वर्कर ने टीवी पे बैठ के बोला है कि राशन के पैसे दो मुझे। तो हमने कहा चले आपको दे रहे, राशन दे देते हैं भाई। मैंने कहा सिर्फ इतना बता दो, ये राशन में जिस किसी मुतासरा आदमी को दूंगा वो पकाएगा कैसे पहाड़ पे बैठ पकाएगा कहाँ? ना उसके पास छत का साया है, ना उसके पास लकड़ी है। अगर लकड़ी कहीं से ले आएगा तो गीली है। तो बात ये जाहिर है हो सकता है हो कुछ लोग, लेकिन ये कि हम तो रोडों के ऊपर काम कर रहे हैं और लोगों के लिए निकले में नहीं, मैं यकीनन सवाल आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं उठा रही। अगर उठा रही होती तो फिर आपको नहीं बुला रही होती। कुछ ऐसे हैं जिन पे आज भी लोग एतबार करते हैं, लेकिन अक्सरियत आज भी उनकी है जो कि अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो कि 4,000 का टेंट जो है वो 40,000 में भी बेच रहे हैं। तो ये भी बोल के पूछते हैं 80,000। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच तमाम पैनलिस्ट का। नादिर मिर्जा को इजाजत है।